नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और एक बार फिर से पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन की। जी हां, शनिवार को एक बार फिर से किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मौका था बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का। प्रदेश के अलग अलग जगहों से तमाम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का विरोध प्रदर्शन हो या फिर दूसरे जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, उनके खिलाफ। आइए देखते हैं कहां कहां पर और किस किस के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। शनिवार को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक बार फिर किसानों ने बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का विरोध किया। पहली तस्वीर यमुनानगर से सामने आई, जहां जगाधरी मटका चौक पर किसानों ने तीखा विरोध जताया। हालांकि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेड्स लगा रखे थे और मौका था रामलीला भवन में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आना। लेकिन किसानों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे रखी थी कि वो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ऐसे में पुलिस किसानों को रोकने के लिए भारी तादाद में सुबह से ही खड़ी थी। यहाँ तक कि अंबाला से भी पुलिस फोर्स को यमुनानगर खास तौर पर मंगवाया गया था। इतनी भारी तादाद में पुलिस फोर्स के तैनात होने के बावजूद किसानों ने हल्ला बोलते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आगे बढ़ना शुरू हो गए। हालांकि पुलिस द्वारा लगाई गई कंटीली तारों को भी किसानों ने उखाड़ फेंका। लेकिन जब पुलिस किसानों को रोकने में कामयाब हो रही थी कि किसान ट्रैक्टर को लेकर बैरिकेड्स पर चढ़ाई करने लग गए। किसानों ने एक बैरिकेड को ट्रैक्टर के सहारे तोड़ भी दिया, लेकिन इस बीच पुलिस ने ट्रैक्टर पर बल प्रयोग कर उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि किसान ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस की भी काफी सख्ती दिखी, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल देखा गया। इस बीच पुलिस के साथ किसानों की जमकर धक्का मुक्की हुई। देखिए, आज जो हरियाणा के परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, उनका प्रोग्राम था। जो अनपढ़ शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल, उनका प्रोग्राम था। कुछ अन्य विधायक थे और आने था, तो उसको लेकर आज किसानों ने पहली कल चेतावनी दे दी थी हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। उसके बाद भी बीजेपी और सरकार ने, प्रशासन ने उनका प्रोग्राम किया, जिससे लेकर किसानों में ज़्यादा रोष आ। हमने प्रशासन को चेतावनी दी उनका प्रोग्राम कैंसिल करवा दे, फिर भी प्रशासन ने जो धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि हमारा मकसद था हमें प्रोग्राम नहीं होने देना। प्रशासन ने लेडीज पुलिस आगे खड़ाई है, जो कि जेंट्स पुलिस यहाँ पर बहुत कम थी। पहले से उन्होंने बैरिकेड से पीछे खड़ा दी, लेडीज और पुलिस ने खड़ा दी। लेडीज पुलिस ने किसानों के साथ बदतमीजी किया, थप्पड़ी मारे उन्हें लेडीज पुलिस ने। उसके बाद हमने बैरिकेड तोड़े हैं जी। और एक बस को भरकर पुलिस ले गई। लेकिन किसानों ने ऐलान किया कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किसानों को न छोड़ा तो वो हरियाणा के सभी हाईवे को जाम कर देंगे। ऐसे में पुलिस को मजबूरी में इन्हें छोड़ना पड़ा। पुलिस अब इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, जबकि पुलिस और किसान एक दूसरे पर मारपीट के आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हिसार से सामने आई, जहां गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को आना था, लेकिन वहां भी किसानों के विरोध प्रदर्शन का उन्हें सामना करना पड़ा। किसानों ने धनखड़ को काले झंडे दिखाए। इस बीच पुलिस और किसानों में तनातनी की भी तस्वीरें सामने आई। यहाँ तक कि किसानों ने पुलिस के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। साथ ही ओपी धनखड़ का भी जमकर विरोध किया। दरअसल बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ हिसार पहुंचे हुए थे, जहां जीजेयू के रणवीर सिंह ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई थी। एक और अंदर मीटिंग चल रही थी तो बाहर गेट पर किसान विरोध प्रदर्शन करते दिखे और ये सिलसिला कई घंटों तक चला। आपको बता दें कि सीएम से लेकर कई मंत्री किसानों के इस तरह के विरोध प्रदर्शन पर सख्त रुख दिखा चुके हैं, लेकिन किसानों के मुताबिक नेताओं की किसी तरह की धमकियों
और सख्तियों से उनके इरादे ढीले नहीं पड़ेंगे और न ही वे आंदोलन से पीछे हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। एक और जहां किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इसी दौरान अपनी राजनीतिक रोटियां सेक दी। जी हां, शनिवार को एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और वो था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दरअसल देश और प्रदेश में लगातार महंगाई से आम जनता हैरान परेशान है और इसी बात को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैसे-कैसे सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में साइकिल रैली कर विरोध जाहिर किया। सबसे पहले हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं, अंबाला, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र की, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ विरोध जताते हुए साइकिल रैलियां की हैं। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फतेहाबाद में क्या कुछ हुआ। यहाँ शहर में साइकिल यात्रा निकाली गई। कांग्रेसियों ने रैली निकालते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लाल बत्ती चौक पर पीएम मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, बलवान दौलतपुरिया, जिला कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा ने प्रदर्शन की अगुवाई की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता बलवान दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल साबित हो चुकी है। राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में पेट्रोल 100 पर था, तो आज हरियाणा में भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। सरकार ने पहले उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को सिलेंडर दिए और अब गैस महंगी कर उनका जीना दूभर कर दिया है। लोगों को एक बार फिर लकड़ी और उपले जलाने को मजबूर कर दिया गया है। सरकार की नीतियों के चलते महंगाई चरम पर है, जिससे आम आदमी बहुत परेशान है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में लोगों का गुस्सा चरम पर दिखा। ऐसे में राजनीति भी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। यहाँ भी कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकाली। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने इस मौके पर कहा कि डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों से महंगाई चरम पर आ चुकी है। पिछले 2 महीने में डीजल 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज जाहिरी तौर पर महंगी हो जाती है, चाहे वो करियाना हो, खाद हो, दवा हो। सब चीजों की कीमतें धीरे धीरे आसमान छूने लगी हैं, जिसका विरोध जताने के लिए ये साइकिल रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि जब डीजल का दाम 40 रुपए प्रति लीटर था, तब भाजपाई अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज उन्हें जनता की परवाह नहीं है। तीसरी तस्वीर अंबाला से सामने आई है, जहां कांग्रेसी विधायकों और नेताओं ने साइकिल रैली निकालकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। महंगाई के मुद्दे को लेकर साइकिल रैली निकाल रहे कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार से आज हर वर्ग परेशान है और हर चीज के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने समय रहते महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया तो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन आगे और भी बढ़ेंगे। देखिए, इस सरकार में जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और जो सरसों का तेल है, इस प्रकार के तेलों की कीमतें लगातार इजाफा हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी के आदेश पर, हमारे नेता राहुल गांधी जी के आदेश पर आज हम सभी लोग सड़कों पे हरियाणा के अंदर हमारी हरियाणा की अध्यक्ष आदरणीय शैलजा जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी बढ़े हुए दामों का विरोध कर रही है। आज आप देखेंगे कि महंगाई से जनता त्रस्त है। आज डीजल पेट्रोल के रेट कहां पहुंच चुके हैं।
एक ओर कोरोना तो दूसरी ओर ये बढ़ती हुई महंगाई। आम जन जाए तो कहां जाए, क्या करे कि 2 वक्त की रोटी बिना किसी परेशानी के जुगाड़ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों पर भी हम स्पेशल खबर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। एक और जहां सरकार की खिलाफत करते हुए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं सरकार की ओर से कुछ अच्छी खबरें भी हमें देखने को मिली। जी हां, बिजली विभाग, हरियाणा के बिजली विभाग की अगर बात करें तो बिजली विभाग का दावा है कि प्रदेश में इस बार अभी तक सरप्लस बिजली पैदा हुई है। एक और पंजाब है जहां बिजली की भारी किल्लत है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के बिजली विभाग का दावा है कि प्रदेश में इस बार बिजली की कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने पीटीसी न्यूज़ से की एक्सक्लूसिव बातचीत। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और वहीं हरियाणा के बिजली विभाग ने जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 25 करोड़ से ज्यादा यूनिट जो है एक दिन में सप्लाई की है। ये तब है जब पड़ोसी राज्य में बिजली सप्लाई को लेकर हाहाकार मची हुई है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ बिजली विभाग के एसीएस पीके दास साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह यह संभव हो पाया कि एक दिन में 25.5 करोड़ जो यूनिट है वो सप्लाई की गई? हरियाणा में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और हमें ये पूरा अंदेशा था कि गर्मी के दौरान हमारे जो कनेक्टेड लोड बढ़े हैं, लोगों को बिजली की मांग बढ़ेगी, उसी मुताबिक हमें तैयारी करना था। तो हमारी अपनी जो बिजली के यूनिट्स हैं, सेंट्रल जो पावर जनरेटर्स हैं, उनमें हमारा हिस्सा है। हमने कुछ सर्दी के दिनों में बिजली दूसरे राज्यों को दिया था जो गर्मी के दिनों में वापस ले रहे हैं, बैंकिंग कहते हैं उसको। इसके अलावा हमने एडहॉक परचेज भी बिजली का किया है, ये ध्यान में रखते हुए कि गर्मी के दिनों में मैक्सिमम डिमांड रहेगा। उस डिमांड को पूरा करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास बिजली अवेलेबल करने के लिए हमने बंदोबस्त किया था, जिसकी वजह से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है। साथ साथ हमने अपने सिस्टम को भी लगातार दुरुस्त कर रहे हैं, नए सबस्टेशन बना रहे हैं, पुराने सबस्टेशन में नए ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं और नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, ताकि सिस्टम जो है वो बढ़े हुए मांग के मुताबिक बिजली हमारे पास है तो उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस सब के बदौलत हम लोगों के मांग को पूरा करने में सक्षम हुए हैं। सर, डिमांड अगर बढ़ती है, बिजली कंजप्शन और बढ़ती है, क्योंकि अभी मानसून जो है वो अभी दूर दिख रहा है, क्योंकि जून और जुलाई में शुरुआत हो जाती है बारिश की, अभी बारिश नहीं है, तो जो बिजली की कंजप्शन है वो और भी बढ़ सकती है। उसके लिए भी बिजली विभाग जो है तैयार है पूरा। जो 25.5 करोड़ की जो खपत है वो मेरे ख्याल में एक हाई खपत है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसकी उम्मीद नहीं है, बारिश ना भी हो हम। लेकिन अगर और कुछ बढ़ता है तो भी हमारी तैयारी है, हम उसको मीट कर पाएंगे। सर, किसानों की ओर से हमेशा डिमांड रही है कि जो बिजली की सप्लाई जो है वो दिन में रहे, तो उसके लिए पर उस और भी जो है बिजली विभाग कुछ काम कर रहा है? जी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उम्मीद है इस साल के अंत तक हम तीनों ग्रुप में जो एग्रीकल्चर को चलाते हैं उसको तीनों ग्रुप को दिन में चलाएंगे। किसानों को जो है ट्यूबवेल पे वो जो रात में जो सप्लाई होती थी वो अब दिन में संभव हो पाएगी, और वो किस तरह सर किस तरह जो है काम चल रहा है? एक तो ये है कि किसान हमेशा से कहते रहे हैं कि सर्दी हो गर्मी हो, घर में रात को जाके उनको खेत के ऊपर बैठना पड़ता है। तो वो हमारी जो सोलर एनर्जी की हमने व्यवस्था की है वो ज़्यादातर दिन में ही हमें वो सोलर एनर्जी मिलेगी, तो दिन में ही उसको खपत करना है। तो इसीलिए दिन के वक्त जो हमारी बिजली की मांग है उसको हम बढ़ाएंगे उस हद तक जिस हद तक हमारे पास बिजली अवेलेबल है। तो इसी क्रम में हमारी जो एग्रीकल्चर डिमांड है उसको भी हम दिन में शेड्यूल कराएंगे। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक और खास खबर से आपको रूबरू कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा सरकार का दावा है कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक होगी, यानी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। पीटीसी न्यूज से हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन वीके कुठियाला ने खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए देखते हैं सरकार की ओर से उनका क्या दावा है। नई शिक्षा नीति को लागू करवाने पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ साथ हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन वीके कुठियाला साहब भी मौजूद थे। इस समय हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज की बैठक में क्या निकल के आया? आज की बैठक में ये निकल के आया कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा में 2025 तक कितनी लागू कर लेंगे। ये 5 विभागों ने जो अपने अपने प्रस्तुतियां की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में ये कहा था कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बड़ा हिस्सा 2025 तक हम लागू कर लेंगे। तो वो टारगेट रखते हुए 2025 में आंगनवाड़ी का जो 3 से 6 साल का बच्चा है उसमें हम क्या कर लेंगे, स्कूल की जो एलिमेंट्री एजुकेशन में हम क्या कर लेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन में हम क्या क्या कर लेंगे, और इस प्रकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या कर लेंगे। ये विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाएं बताई कि उनको डिलीवरेबल्स, क्या डिलीवरेबल्स हैं उनकी चर्चा की और कैसे उनको अनुपालन करेंगे, इसकी चर्चा सबको की। और आपस में हमने एक दूसरे को सलाह दे करके उसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी बातचीत हुई। सर, ये नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो उससे क्या लाभ होने वाला है? जो नई जनरेशन है उसको जो है इसमें कितना लाभ मिलने वाला है? अगर इसका दीर्घकालीन लाभ देखें तो पूरा भारत का समाज बदलने वाला है। आपकी बेरोजगारी लगभग खत्म होने वाली है, अशिक्षा खत्म होने वाली है। शिक्षा के कारण से जो समाज में विभाजन है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि सभी को सुलभ शिक्षा प्राप्त होने वाली है। ये बड़ा परिवर्तन समाज में होने वाला है कि पूरा भारत बदलेगा। अगर हम युवाओं की बात करें तो दो तरह से बात कर सकते हैं। एक तो युवा, जो बच्चा या युवा शिक्षा लेने की बात कर रहा है, उसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अभी जो हमारी सीमाएं बंधी हुई हैं कि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते। आप आर्ट्स का विषय ले रहे हैं तो आप बायोलॉजी नहीं, बॉटनी नहीं पढ़ सकते। ऐसा ये खत्म होने वाला है। और इसके साथ ही स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।